देखिए, आयुध अधिनियम पढ़ रहे थे हम। इसकी एक या दो तीन परिभाषाएं और रह गई थी, तो सबसे पहले वो परिभाषाएं देखेंगे। एक परिभाषा रह गई थी, धारा सेक्शन जो 2 है उसमें आई, ये है प्रतिषिद्ध आयुधों, प्रतिषिद्ध आयुध की परिभाषा है। प्रतिषिद्ध आयुध, तो प्रतिषिद्ध आयुध की परिभाषा इसमें रह गई थी। प्रतिषिद्ध आयुध क्या होता है या प्रतिषिद्ध आयुध में क्या क्या शामिल है, इसमें आपको याद रखना है पहला कि प्रतिषिद्ध आयुधों में इसमें याद रखना है वे अग्नायुध, वे अग्नायुध ये अग्नायुध वे अग्नायुध शामिल हैं जो लगातार अस्त्रों को छोड़ते हैं, जो लगातार अस्त्रों को छोड़ते हैं जब तक कि वे अग्नायुध शामिल हैं जो लगातार अस्त्रों को छोड़ते हैं जब तक कि घोड़े से अंगुली ना हटा ली जाए। ये इंपॉर्टेंट शब्द है, घोड़े से अंगुली ना हटा ली जाए। ये आपको याद रखना है। कैसे अस्त्र शामिल है प्रतिषिद्ध में? वे अग्नायुध जो लगातार अस्त्रों को छोड़ते हैं, ये भी शब्द याद रखना, अस्त्रों को छोड़ते। मैंने पहले ही बताया, अस्त्र मतलब फेंकने वाली चीज होती है, वो शस्त्र मतलब हाथों में जो पकड़ के चलाई जाती है वो शस्त्र होते हैं। तो अब आप कहोगे कि भाई इसमें कि जो पिस्टल होती है या जो रिवॉल्वर होती है वो अस्त्र है या शस्त्र है? देखिए, अगर पिस्टल हाथ में पकड़ी हुई है तो वो क्या कहलाएगी? वो तो आपकी शस्त्र हो जाएगी। लेकिन यहाँ अस्त्र शब्द क्यों? जो उसमें बुलेट होती है या जो उसमें गोली होती है वो क्या हो जाएगी? उसको क्या कहोगे आप? उसको शस्त्र, अस्त्र कहोगे। पिस्टल को क्या कहोगे आप? शस्त्र कहोगे। और जो उसके अंदर वो गोली होती है वो क्या होती है? वो अस्त्र होती है। इसीलिए लिखा है कि अस्त्रों को छोड़ने के लिए, इसीलिए शस्त्रों को छोड़ने के लिए नहीं कहा, इसीलिए लिखा है कि अस्त्रों को छोड़ने के लिए। मतलब जो आपकी बंदूक होती है या जो इस तरीके की क्या कहते हैं जैसे बड़ी बड़ी जो बंदूकें आती है ना, AK-47 वगैरह, जो लगातार जो है छर्रों को या गोलियों को छोड़ते रहते हैं, वो इसके अंतर्गत आते हैं, वो प्रतिषिद्ध आते हैं। इसीलिए यहाँ अस्त्र शब्द प्रयोग किया गया है, क्योंकि अस्त्र, गोली क्या है? अस्त्र होती है ना। तो गोलियां जो छोड़ती हैं लगातार निरंतर छोड़ती रहती हैं जब तक आप जो है उसकी जो घोड़े से जो है अंगुली ना हटा लो, है ना, तब तक वो लगातार निरंतर जो है गोलियां छोड़ती रहती है। इसीलिए यहाँ अस्त्र शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है। दूसरा, दूसरा कहते हैं किसी प्रकार के ऐसे अस्त्र, किसी प्रकार के ऐसे अस्त्र, किसी प्रकार के ऐसे अस्त्र जो हानिकारक या अपायकर द्रव, जो हानिकारक या अपायकर द्रव के लिए या द्रव्य, गैस
आदि छोड़ते हैं, आदि छोड़ते हैं। देखिए ये थोड़ा आधुनिक हो गया, क्या है ना, आजकल केवल गोलियों वाली बात नहीं हो गई, आजकल ऐसे कई हथियार आ गए हैं जो हानिकारक जो है द्रव या अपायकर जो है गैस बात वगैरह छोड़ते हैं, उससे भी जो है लोगों की जान ली जा सकती है। तो ऐसे खतरनाक प्रकार के जो हथियार होते हैं वो भी जो है प्रतिष्ठित हथियारों की श्रेणी में आते हैं। कुल मिला के जो गैस और द्रव छोड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, हानिकारक द्रव या गैस छोड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ऐसे जो हथियार है वो भी इसकी श्रेणी में आते हैं। तीसरा तीसरा तो आप जानते ही सिंपल है, तीसरा तो तोप, तोपें। अब ये भी जो है प्रतिष्ठित होती हैं, तोपें, वायुयान भेदी। वायुयान भेदी मतलब जो वायु यानों को जो निशाना लगाने के लिए जिन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, जिन हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है, वो वायुयान भेदी। इसके अलावा टैंक भेदी, जो टैंकों को भेदने के लिए, टैंक भेदी, ठीक है, टैंक भेदी, अग्नायुध, ये भी जो है आपके प्रतिष्ठित हथियारों में आते हैं। चाहे वो वायुयान भेदी हो, वायुयान को भेदने में इस्तेमाल किए जाते हो, चाहे वो टैंकों को भेदने में जो है इस्तेमाल किए जाते हो, ये सब जो है आपके प्रतिष्ठित जो है हथियारों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है। इसके अलावा देखिए चौथा क्या है। चौथा सिंपल है, जिन्हें केंद्र सरकार अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे। इसके अलावा कोई अन्य भी हथियार हो सकते हैं जिनको अगर केंद्र सरकार इस सूची में डालना चाहे तो डाल सकती है। केंद्र सरकार जिन्हें केंद्र सरकार अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे, में विनिर्दिष्ट करे। तो इन प्रकार के जो हथियार होते हैं वो प्रतिष्ठित हथियारों की श्रेणी में आते हैं। कौन कौन से लिखे हमने, पहला लिखा है कि वे अग्नायुध जो लगातार अस्त्रों को छोड़ते हैं जब तक कि घोड़े से अंगुली न हटा ली जाए। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, याद रखना है। दूसरा, किसी प्रकार के ऐसे अस्त्र जो हानिकारक या अपायकर द्रव, गैस आदि को छोड़ने में जो है इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा तोपें हो गई, वायुयान हो गया और टैंक हो गए, टैंक भेदी, ये सभी अग्नायुध जो है आते हैं इसमें। याद रखना, वायुयान अकेला है तो वायुयान नहीं आता, और अगर टैंक आया तो वो ऐसा नहीं, तो केवल वायुयान करोगे तो वो नहीं होता। वायुयान भेदी मतलब जिनसे वायुयानों को भेदा जाता है। ऐसी जो मिसाइलें होती, खासकर मिसाइलों से ही भेदा जाता है। तो जो मिसाइलें वगैरह होती हैं जिनसे हम वायुयान को गिरा देते हैं नीचे, वो आते हैं। टैंकों को जिससे हम नष्ट करते हैं वो वाले हथियार आते हैं इसमें। तोपों को नष्ट करते हैं या तोपें जो होती हैं वो जो है इसमें आती हैं। ठीक है। इसके अलावा अन्य कोई ऐसे जो हथियार जो अगर केंद्र सरकार को लगते हैं कि अधिसूचना द्वारा इस सूची में डालना चाहिए, तो केंद्र सरकार उन हथियारों को भी जो है इसमें शामिल कर सकती। काय में शामिल कर सकती? प्रतिष्ठित आयुधों की श्रेणी में। अगर केंद्र सरकार को लगता है तो केंद्र सरकार नोटिफिकेशन निकाल के ऐसे हथियारों को जो है प्रतिष्ठित जो है हथियार कह लीजिए या आयुध कह लीजिए घोषित कर सकती। अब लोक सेवक की जो है परिभाषा वो खास नहीं है, खैर इसमें लोक सेवक की परिभाषा जो है आपकी 2JI जे में जो है लोक सेवक की जो है इसमें परिभाषा दी गई है। काय की परिभाषा दी गई है? लोक सेवक। तो ये खास परिभाषा नहीं है, ये केवल इतना कह रहा है कि आईपीसी की धारा जो 21 है वही अर्थ यहाँ लगाया जाएगा। तो लोक सेवक का अर्थ क्या है? आईपीसी, बस इतना याद रखें, आईपीसी की धारा 21, बस और कुछ नहीं याद रखना, कुछ है ही नहीं इसमें। तो याद रखें कि लोक सेवक का अर्थ वही है जो आईपीसी की धारा 21 में दिया गया है। तो लोक सेवक का अर्थ यहाँ क्या लगाया जाएगा? जो धारा आईपीसी जो धारा जो 21 आईपीसी में दे रखा है वही अर्थ जो है यहाँ भी जो है लोक सेवक का लगाया जाएगा। तो कोई खास परिभाषा नहीं है, इसको आप केवल याद रखना चाहें तो रख सकते हैं, बाकी कोई खास नहीं है। ठीक है। इसके बाद जो है अंतरण की जो है परिभाषा दे रखी है 2K में, जो इसकी लास्ट परिभाषा है काय की है? अंतरण की। अंतरण में क्या शामिल है? अंतरण में जो है क्या शामिल है? तो अंतरण में लिखा है इसमें अंतरण कह लीजिए या अर्जन कह लीजिए, एक ही बात है, अंतरण और या अर्जन। अंतरण में शामिल है भाड़े पर देना, उधार देना,
या अंतरण या अर्जन एक ही बात है, याद रखना। अंतरण भी के नाम से आ जाए या अर्जन के नाम से आ जाए एक ही बात है, ठीक है। उसको अलग अलग नहीं समझना आपको, चाहे वो अंतरण के नाम से आए चाहे वो अर्जन के नाम से आए, ठीक। भाड़े पर देना, इसमें क्या क्या शामिल है? भाड़े पर देना, कोई भी अग्नायुध वगैरह है अगर उसे भाड़े पे दिया जाता है वो भी शामिल है इसमें। इसके अलावा उधार देना, चाहे वो उधार के रूप में हो, उधार देना चाहे भाड़े के रूप में हो चाहे उधार के रूप में हो, देना। कब्जे में देना, कब्जा में देना, या फिर कब्जे से विलक करना, कब्जा जो था उससे विलक करना, कब्जा विलक या अलग करना। विलक का अर्थ ही होता है अलग, विलग या यहाँ लिख लेते हैं अलग करना, ठीक है। अलग करना इसमें शामिल है। तो अंतरण में क्या क्या शामिल है? अंतरण में भाड़े पे देना है, उधार देना है, कब्जे के रूप में देना है, या कब्जे से किसी को अलग करना जो है अंतरण के अंतर्गत आता है। तो ये आपको याद रखना है। विलग करना या अलग करना जो है इसमें आता है। तो ये कब्जे की जो ये आपकी जो है अंतरण की जो है परिभाषा या अर्जन की जो है परिभाषा इसमें शामिल है। अब एक चीज इंपॉर्टेंट और है इसमें, जो हथियार होते हैं उनकी लंबाई के बारे में कहता है दो, दो का दो सेक्शन जो दो है उसी का दूसरा जो है क्लॉज है उसमें बताया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि किसी भी जब अग्नायुद्ध है उसकी जब आपको लंबाई नापनी होगी तो कैसे नापेंगे, ठीक है। कि अग्नायुद्ध की जो लंबाई है उसको कैसे नापेंगे, इस पे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो इसको इंपॉर्टेंट है ये। इसमें आपको याद रखना है कि अग्नायुद्ध की जो लंबाई है, अग्ना युद्ध की जो लंबाई है कैसे नापी जाती है? अग्ना युद्ध की लंबाई, अग्ना युद्ध की नाल की, अग्ना युद्ध की नाल की लंबाई कहां से नापी जाएगी? नाल मुख से नापी जाती है। नाल मुख से लेकर फायर पॉइंट तक नापी जाती है, ये याद रखना है आपको। नाल मुख से लेकर फायर पॉइंट तक तक नापी जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बनता है, ये याद रखेंगे कि अग्ना युद्ध की जो भी लंबाई है वो कैसे नापते हैं आप, उसकी उसकी जो नाल मुख से लेकर जो है फायर पॉइंट तक जो है नापी जाती है। जैसे जो बंदूक होती है उसमें एक बट लगा रहता है पीछे से, जिसे अपन बट कहते हैं, जिससे हम पकड़ते हैं बंदूक को, तो वहां से नहीं नापी जाती। आप सोचें कि जो उसकी नाल मुख की जो नाल होती है, नाल के पॉइंट से लेके उसकी जो फायर पॉइंट तक, फायर पॉइंट मतलब जहां पर घोड़ा लगा रहता है, घोड़ा ही कहते हैं उसे, जो ट्रिगर कहते हैं वैसे इंग्लिश में। तो ट्रिगर जहां तक लगा रहता है वहां से जो है उसकी जो नाल होती है वो ट्रिगर तक कह लीजिए आप, ट्रिगर तक कह लीजिए या घोड़ा तक कह लीजिए, जहां से विस्फोट होता है, कुल मिला के जहां से फायर होता है वहां तक जो है इसकी लंबाई जो है नापी जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछा जाता है, इससे क्वेश्चन बनता है कि जो उसकी नाल मुख की जो लंबाई है आयुधों की वो कैसे नापी जाती है। तो ये आपको याद रखना है। तो जो ट्रिगर होता है जिसको हम फायर पॉइंट भी कहते हैं वहीं से फायर होता है, तो ट्रिगर जो होता है वहां से लेकर के जो है आपकी जो है नाल की जो है नाल मुख से लेकर जो ट्रिगर होता है, या कह लीजिए जैसे फायर पॉइंट सही है तो फायर पॉइंट होता है, फायर ट्रिगर पर ही फायर पॉइंट होता है, तो वहां तक जो है उसकी लंबाई जो है नापी जाती है। बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। एक चीज और लिखी है वो अगर देखें आप तो ये कहता है कि किसी क्षेत्र के संबंध में अगर कोई लोकल अगर वहाँ लॉ है, लागू है कोई किसी क्षेत्र में, तो फिर इसके अर्थ जो है लोकल लॉ के हिसाब से लगाया जाएगा। अगर लोकल लॉ नहीं है तो उसके हिसाब, अगर लोकल लॉ है तो फिर जो है वहाँ लोकल लॉ ही उसका अर्थ लगाया जाएगा। मान लो कोई क्षेत्र है जहाँ ये अधिनियम लागू नहीं होता है या कोई लोकल एक्ट अलग से लागू है तो वही अर्थ लगाया जाएगा। और अगर नहीं है तो फिर जो अपना आर्म्स एक्ट तो है ही उसके हिसाब से लागू होगा। या मान लीजिए कोई लोकल एक्ट है भी तो उसके साथ साथ जेबी एक्ट जो है चलेगा, मतलब उसके अनुसार चलेगा, ऐसा नहीं कि अलग से चलेगा, उसके अनुसार जो है ये अधिनियम जो है वहां लागू होगा। मान लो कोई लोकल अमेंडमेंट है, कोई लोकल एक्ट है, तो उसके हिसाब से जो है चल सकता है। ठीक। अब अध्याय जो है इसका 2 है, अध्याय अध्याय 2। अध्याय 2 जो है आपका आयुधों और गोला बारूद का अर्जन, कब्जा, विनिर्माण, विक्रय
विनिर्माण, विक्रय, आयात निर्यात और परिवहन से संबंधित है। ठीक है, सारी चीजें हैं इसमें। तो धारा 3 इसमें देखिए पहले क्या कहती है। सेक्शन 3 जो है इसका, सेक्शन 3 जो है आपका, वो कहता है अर्जन और कब्जे के लिए अनुज्ञप्ति, कि अगर आप किसी अग्नायुध या गोला बारूद दोनों के बारे में कह रहा है, चाहे वो अग्नायुध हो या गोला बारूद हो, उसके अर्जन और कब्जे के लिए अनुज्ञप्ति की बात करता है। ये याद रखना, अर्जन, केवल इतना, अर्जन एवं कब्जे में रखने के लिए अनुज्ञप्ति, मतलब लाइसेंस, बगैर लाइसेंस के आप जो है किसी भी गोला बारूद या अग्नायुध को जो है अपने कब्जे में नहीं रख सकते। ठीक है, तो अर्जन एवं कब्जे में रखने के लिए अनुज्ञप्ति, ये धारा जो है अनुज्ञप्ति की बात कहती है, लाइसेंस की बात कहती है, कि जब भी आपको कोई अग्नायुध या गोला बारूद अपने कब्जे में रखना है या उसको धारण करना है, तो उसके लिए आपको लाइसेंस की आवश्यकता पड़ेगी। बगैर लाइसेंस के आप उसको ना तो धारण करेंगे ना लेकर चलेंगे। तो सिंपल सा याद रखना है आपको इसमें एक, कि बगैर, या कह लीजिए कि अनुज्ञप्ति के बिना, सीधा याद रख लेंगे आप कि अनुज्ञप्ति के बिना, यानी लाइसेंस के बिना, या कह लीजिए अनुमति के बिना, लाइसेंस क्या एक तरीके से अनुमति है, तो अनुज्ञप्ति के बिना, अनुज्ञप्ति के बिना क्या नहीं करेंगे आप, अनुज्ञप्ति के बिना आयुध आदि को, आयुध आदि को धारण नहीं करेंगे ना लेकर चलेंगे। धारण नहीं करेंगे, ये शब्द इंपॉर्टेंट है, धारण नहीं करेंगे और ना ही ना लेकर चलेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है कि बगैर लाइसेंस के ना तो आप धारण कर सकते हो, अपने पास रख सकते हो, ना ही उसको लेकर चल सकते हो, ट्रेवल कर सकते हो, दोनों ही बातें हैं। ना तो आप धारण करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, और ना लेकर चलेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। दो चीजें आई हैं इसमें, कि ना तो आप उसको रख सकते हो बगैर अनुज्ञप्ति के, और ना ही लेकर चल सकते हो। ठीक है, तो ना ट्रेवलिंग कर सकते हो उसके साथ, और ना ही उसको धारण कर सकते हो अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो। ये इंपॉर्टेंट है इसमें। लेकिन इसका एक अपवाद है, इसका एक अपवाद भी है। अपवाद क्या है, देखिए, अपवाद भी पूछा जाता है, अपवाद पे भी जो है क्वेश्चन बनता है, अपवाद पे ही क्वेश्चन बनता है। अपवाद कहता है अनुज्ञप्ति के बिना मरम्मत या नवीनीकरण के लिए, ये कह रहा है कि अनुज्ञप्ति के बिना, अनुज्ञप्ति के बिना, यानी आपके पास लाइसेंस नहीं है तब भी आप लेकर चल सकते हो। कब चल सकते हो, ये उसका एक अपवाद है, कि अनुज्ञप्ति के बिना मरम्मत, मरम्मत या नवीनीकरण, या नवीकरण एक ही बात है, नवीकरण, नवीकरण के लिए, मरम्मत या नवीकरण के लिए अनुज्ञप्ति धारक की, अनुज्ञप्ति धारक की, मतलब जो लाइसेंस होल्डर है उसके, धारक की उपस्थिति में, उपस्थिति में, जब वो अनुज्ञप्ति धारक आपके साथ हो, उपस्थिति में, या उसके लिखित प्राधिकार के अधीन, या फिर, या उसके लिखित प्राधिकार के अधीन, लिखित प्राधिकार के अधीन लेकर चल सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बनता है, याद रखना है इसको। इसका मतलब क्या है कि या तो अनुज्ञप्ति धारी व्यक्ति, जो व्यक्ति अनुज्ञप्ति है जिसके नाम से जो है लाइसेंस है, उसकी उपस्थिति में आप लेकर चल सकते हो। सबसे अच्छा उदाहरण, मान लो आपके घर में किसी पे लाइसेंस, आपके पिताजी के नाम लाइसेंस है, आप पिताजी लाइसेंस तो बनवा लिया है, लाइसेंस तो पिताजी बनवा लेते हैं लेकिन बंदूक पे नहीं टांग पाते, तो फिर क्या होगा, आपको टांग सकते हो, उनके साथ चल सकते। तो वही चीज कह रहा है कि अगर मान लीजिए आपके पिताजी के नाम है, या पिताजी बूढ़े हो गए, वो बंदूक का शौक बहुत होता है, लेकिन बंदूक में वेट भी तो होता है ना,
तो अब वो पिताजी आपके जा रहे हैं संग में, आप जा रहे हो, आप उनके संग में जो है उनकी उपस्थिति में, मतलब जब वो आपके साथ जा रहे हो, ऐसा नहीं कि आप लेके चले जाओ, उनकी उपस्थिति में जब वो आपके साथ जा रहे हो या आप उनके साथ जा रहे हो, तो उनकी उपस्थिति में आप उनके साथ लेकर के जो है चल सकते हो। वो आप टांगे रहिए, वो चलते रहेंगे, वो एक साथ, मतलब एक साथ जब भी जा रहे हो, तो इस तरीके से आप जो है अनुज्ञप्ति के बिना, मतलब आपका तो लाइसेंस है नहीं, आपके पिताजी के नाम है, लेकिन आपके पिताजी चूंकि जा रहे हैं, तो आप उनके साथ में जो है इस प्रकार का हथियार लेकर टांग करके चल सकते हो। या फिर या कहता है उनके लिखित प्राधिकार से, उनके लिखित प्राधिकार से जो है आप लेकर के चल सकते हो। कब कब के लिए, ये भी कह रहा है मरम्मत या नवीकरण के लिए, कब, जब, कब, कहाँ जा रहे हो, या तो उसको सुधरवाने जा रहे हो, मरम्मत के लिए जा रहे हो, या उसके नवीकरण के लिए जा रहे हो। ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि कहीं भी लेके चल दिए, हालांकि लोग वह कहीं भी लेके चलते हैं, ठीक है असलियत में। तो मरम्मत या नवीकरण के लिए जब जा रहे हो, उसको सुधरवाने जा रहे हो, अपन जाते हैं ना, तो उसको मरम्मत वगैरह कराने, या उसका नवीकरण होता है, रिन्यू कराना है उसको, उस जगह लेके जा रहे हो, तो मरम्मत या नवीकरण के लिए जो अनुज्ञप्ति धारक है, अनुज्ञप्ति धारक की जो है उपस्थिति में जो है आप उसके साथ लेकर के चल सकते हो, या फिर उसने आपको लिखित में प्राधिकार दे रखा हो कि जाके जो है इसकी मरम्मत करा लाओ या जो है इसका नवीकरण करा लाओ, तो उस समय जो है आप उसके साथ जो है लेकर के क्या कर सकते हो, चल सकते हो। ठीक है, ये अपवाद है इसका, तो ये याद रखना, इस अपवाद पे जो है क्वेश्चन बनता है। ठीक, आगे देखेंगे इस धारा में कि कोई व्यक्ति जो है कितनी जो है अनुज्ञप्ति जो है हथियार जो है, एक लाइसेंस की बात कर रहे हैं, एक लाइसेंस पे जो है कितने जो है हथियार, या कह लीजिए एक व्यक्ति जो है कितने अधिकतम जो है हथियार रख सकता है। तो अभी वर्तमान की स्थिति की बात करेंगे। कोई व्यक्ति 2 से अधिक अग्नायुध ना तो अर्जित करेगा, ना कब्जे में रखेगा, ना लेकर चलेगा। तो सीमा, एक व्यक्ति कितने हथियार रख सकता है, 2। ये आपको याद रखना है कि कोई व्यक्ति कितनी रख सकता है, 2। 2 से अधिक, 2 से अधिक अग्नायुध ना तो अर्जित करेगा अग्नायुध ना तो अर्जित करेगा, ना लेकर चलेगा। अग्नायुध ना तो अर्जित करेगा, ना कब्जे में रखेगा, रखेगा, ना लेकर चलेगा। तीनों चीजें हैं, ना लेकर चलेगा। ये आपको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पे भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना इन चीजों को। ये इंपॉर्टेंट, ये कोई खास नहीं, ये तो सभी जानते हैं कि बगैर अनुज्ञप्ति के आप हथियार जो है लेकर नहीं चल सकते, तो वो कोई खास बात नहीं। खास बात ये है अपवाद इसका, और दूसरी खास बात ये है कि कोई व्यक्ति जो है एक जो है, कोई व्यक्ति जो है 2 से अधिक जो है, ये पूछा जा सकता है कितने हथियार रख सकता है एक साथ व्यक्ति, तो 2 रख सकता है। एक व्यक्ति जो है 2 हथियार अपने पास रख सकता है। 2 से अधिक जो है हथियार वो ना तो अर्जित करेगा, ना कब्जे में रखेगा, और ना लेकर चलेगा। ठीक है, तीनों बात आई है। अर्जित भी नहीं कर सकता। अर्जित मतलब जैसे कि आपके पिताजी, आपके पास ऑलरेडी मान लो 2 हथियार थे, मान लो आपके पास पहले से ही 2 जो है हथियार आप धारण की हो, अब आपके पिताजी के नाम भी एक बंदूक थी, अब वो जो है मान लीजिए उनके बाद की बात कह रहे हैं कि अगर उनके बाद वो जो हथियार उनका था वो आपके नाम, स्वाभाविक सी बात आना चाहिए। लेकिन चूंकि आप पहले से 2 हथियार अगर रखे हुए हैं, तो इस प्रकार जो है आप अर्जित भी नहीं कर पाओगे। अगर पहले से 2 हथियार आपके पास हैं, तो वो तीसरा हथियार हो जाएगा ना, तो वो आप अर्जित नहीं कर पाओगे। ना तो आप अर्जित कर सकते हैं, ना कब्जे में रख सकते, और ना ही लेकर चल सकते। ठीक है, तो एक आदमी 2 हथियार लेकर भी नहीं चल सकता। ध्यान में रखें कि एक आदमी भले ही 2 हथियार जो है एक साथ लेकर भी नहीं चल सकता, कि 2 हथियार है बोले दोनों लेके चलेंगे, तो एक आदमी के लिए एक पर्याप्त है। भले ही आप 2 धारण करते हो, लेकिन 2 से अधिक जो है हथियार आप लेकर के नहीं चल सकते। ठीक है, 2 लेकर चल सकते हैं, लेकिन 2 से अधिक जो है हथियार है जो एक साथ लेकर के नहीं चल सकते। तो ये तीनों चीजें जो है इंपॉर्टेंट है, इनको आपको जो है ध्यान में रखना है। आगे देखेंगे। अब बात आती कि क्योंकि आप जानते हैं कि जो संशोधन था उससे पहले जो है हथियार की सीमा कितनी थी, एक व्यक्ति को कौन बताएगा कि कितनी सीमा थी? 3 थी सर। कितनी सीमा थी? 3।
3 2 से पहले 2019 से पहले। तो अब उसी की बात कर लेते हैं कि यदि कोई व्यक्ति आयुध संशोधन अधिनियम, यदि कोई व्यक्ति, ये भी याद रखना कि पहले कितनी थी। देखिए ऐसा नहीं कि केवल प्रेजेंट में क्वेश्चन बने, पास्ट में भी बन जाते हैं कि भैया ये बताएं कि बोले जो संशोधन से पहले कोई व्यक्ति कितने हथियार रख सकता था, ऐसे ही क्वेश्चन बन सकता है, तो वो भी याद रखना है। उससे पहले 3 थी, तो वो भी याद रखना है। यदि कोई व्यक्ति यदि कोई व्यक्ति आयुध संशोधन अधिनियम संशोधन अधिनियम सीधा लिख लेते हैं 2019, ठीक है, आयुध संशोधन अधिनियम 2019 से पहले से पहले 2 से अधिक अग्नायुध धारण करता था, से अधिक अग्नायुध धारण करता था, करता था मतलब उसके पास पहले 2 से ज्यादा थे, क्योंकि पहले नियम था रख सकता था, तो 2 से अधिक जो है अग्नायुध धारण करता था। तो कोई 2 अग्नायुध अपने पास रख सकता है, तो कोई 2 अग्नायुध अपने पास रख सकता है। देखिए सिंपल सी बात है कि अगर 2019 से पहले अगर कोई व्यक्ति मान लो 2 से अधिक अग्नायुध रखता था, तो उसमें से वो चूज कर सकता है कि कौन कौन से 2 जो हथियार हैं उसको अपने पास रखने हैं। जो भी एक्स्ट्रा हथियार होंगे उसके पास, उसको उसको क्या करना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा, या फिर किसी को अंतरण करना पड़ेगा जिसके पास जो है पहले हथियार ना हो। अपने घर में किसी के नाम भी अंतरण कर सकता है। तो या तो कुल मिला के वो अपने कब्जे की बात की जाए तो वो 2 रख सकता है, और बाकी जितने हथियार हैं या तो उसे अंतरण करना पड़ेगा, अगर अंतरण करने के लिए कोई नहीं है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको जमा करना पड़ेगा। उसका विक्रय कर सकता है हालांकि वो, लेकिन उसे जमा करना पड़ेगा। अपने कब्जे में वो जो है 2 नहीं रख सकता एक साथ। तो याद रखें कि वो उन हथियारों में से कोई भी 2 हथियार जो है सिलेक्ट कर सकता है, चुन सकता है, जो अपने पास वो रखना चाहे। शेष जो अग्नायुध है उनको 1 वर्ष के भीतर क्या करना पड़ेगा। अब ये इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है कि जितना जो एक्स्ट्रा हथियार थे, जो शेष हथियार बचे हैं, शेष अग्नायुध कह लीजिए या शेष जो हथियार हैं वो बचे हैं, उनको कितने दिन के भीतर जमा करना पड़ेगा ऐसे व्यक्ति को, 1 वर्ष के भीतर। शेष अग्नायुधों को कितने वर्ष के भीतर, 1 वर्ष के भीतर, मतलब 1 साल का उसको जो है टाइम रहेगा। तो 1 वर्ष के भीतर जमा करना होगा, 1 वर्ष के भीतर क्या करना होगा, जमा करना होगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना है कि अगर कोई व्यक्ति पे जो एक्स्ट्रा हथियार थे, या कह लीजिए जो अतिरिक्त हथियार थे, 2 के बाद जितने भी हथियार थे, वो हथियार उसको जो है कितने वर्ष के भीतर, 1 वर्ष के भीतर। ये 1 वर्ष की अवधि आपको याद रखना, ये क्वेश्चन इस पे बनता है। तो 1 वर्ष के भीतर उसको क्या करना पड़ेगा, उस अवधि को, जो हथियार को क्या करना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट और चीज आती है इसमें नीचे, कि एक 1 वर्ष की अवधि की समाप्ति के 90 दिनों के भीतर अनुज्ञप्ति को समाप्त कर दिया जाएगा। 1 वर्ष की अवधि की समाप्ति के 1 वर्ष की अनुज्ञप्ति, 1 वर्ष की अवधि है, सॉरी, 1 वर्ष की अवधि, अवधि की समाप्ति, मतलब 1 वर्ष का जो है टाइम अगर निकल जाता है, समाप्ति के भीतर, 1 वर्ष की समाप्ति के 90 दिनों के भीतर क्या कर दिया जाएगा, अनुज्ञप्ति को समाप्त कर दिया जाएगा। अनुज्ञप्ति को समाप्त कर दिया जाएगा।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो 1 साल का आपको टाइम मिला था, उस 1 साल के टाइम के बाद 90 दिन के भीतर, मतलब 1 साल का जो समय खत्म हो गया है, उस समय खत्म होने के 90 दिन के भीतर जो आपके मान लो 3 लाइसेंस आप धारण करते थे, तो वो अनुज्ञप्ति जो है आपकी समाप्त कर दी जाएगी। जो आपका एक्स्ट्रा में जो हथियार था वो अनुज्ञप्ति या कह लीजिए लाइसेंस कह लीजिए, यानी लाइसेंस समाप्त कर दिया मतलब अब आप उसको धारण करने के जो है लायक नहीं बचे। तो 90 दिनों के भीतर, 1 वर्ष के बाद 90 दिनों के भीतर, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी याद रखना है आपको। 1 वर्ष की समाप्ति के बाद 90 दिनों के भीतर जो है अनुज्ञप्ति क्या कर दी जाएगी? समाप्त कर दी जाएगी। एक चीज और है, अब उत्तराधिकारी की बात कर लेते हैं। इसमें उत्तराधिकारी की भी बात है एक, कि उत्तराधिकार के रूप में भी 2 वर्ष की सीमा को नहीं बढ़ाया जाएगा। ये कह रहा है कि उत्तराधिकार के रूप में अगर बात की जाए, उत्तर अधिकार अधिकार के रूप में भी जो अवधि है के रूप में भी, सॉरी, उत्तराधिकार के रूप में भी 2 आयुधों की सीमा को नहीं बढ़ाया जाएगा, के रूप में भी 2 आयुधों की सीमा को नहीं बढ़ाया जाएगा, सीमा को नहीं बढ़ाया जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है कि चाहे उत्तराधिकार के रूप में ही आपको हथियार क्यों ना प्राप्त हो रहा हो, वो जो 2 हथियार रखने की सीमा है वो किसी भी हालत में नहीं बढ़ाई जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि भैया उत्तराधिकार के रूप में जो है अगर आपको हथियार वगैरह जो है मिल रहा है, तो आप पहले से, मैंने बताया ना कि अगर पहले से आप 2 हथियार अगर धारण किए हुए हैं और उत्तराधिकार के रूप में अगर आपको हथियार मिल रहा है, तो आप ये कहोगे कि नहीं ये तो मेरे पहले से हैं, और बाकी बोले जो मिल रहे हैं मेरे को पिताजी से जो हथियार, वो मुझे उत्तराधिकार के रूप में मिल रहे हैं, इसीलिए बोले मुझे मेरे पे ये सीमा लागू नहीं होगी। बोले 2 वर्ष वाले मुझको जो है 2 से अधिक हथियार रखने की अनुमति दी जाए, क्योंकि ये तो मैं अपनी खुद की जो है पहले से धारण की हूँ, और ये मेरे को जो है उत्तराधिकार के रूप में मिल रहा है। चाहे उत्तराधिकार के रूप में मिले या किसी भी रूप में मिले, वो सीमा 2 वर्ष 2 हथियार की जो है वो 2 ही हथियार रहेगी, उससे ज्यादा नहीं बढ़ाई जाएगी। अगर आप पहले से कोई हथियार धारण किए हुए हो तो भी उत्तराधिकार के रूप में जो है 2 की जो मैक्सिमम लिमिट है हथियार की वो नहीं बढ़ाई जाएगी किसी भी हालत में। भले ही आप उसको बेचिए, आप बेच सकते हो, किसी लाइसेंस होल्डर है, कोई लाइसेंस धारी है, कोई व्यक्ति है, उसको आप बेच सकते हो। आगे उसकी भी प्रोसीजर दी रखी है कि आप उसको कैसे बेच सकते हो। तो आप बेच सकते हो, डीलर को बेच सकते हो, कोई लाइसेंस वाला व्यक्ति है उसको बेच सकते हो। तो उसके लिए भी नियम वगैरह है, तो उसको आपको पुलिस थाने में जो है सूचना वगैरह देनी पड़ेगी, उसके लिए भी टाइम लिमिट वगैरह होती है। उसके बाद आप जो है उसको बेच सकते हो। लेकिन बेच किसको सकते हो? जो लाइसेंस धारी व्यक्ति हो, या फिर लाइसेंस के जो आपके डीलर होते हैं उनको आप जो है उसका विक्रय कर सकते हो। वो आगे पढ़ेंगे अपन सारी चीजें। तो इसमें भी ध्यान रखेंगे कि 2 से ज्यादा सीमा जो है किसी भी हालत में जो है बढ़ाई नहीं जाएगी। इसके भी अपवाद है भाई, इसके अपवाद है, सिंपल सी बात है, अपवाद कोई खास नहीं है। अपवाद आप जानते हैं, इसके अपवाद कौन है? कौन जो 2 से ज्यादा जो हथियार रख सकते हैं, इसके भी अपवाद है। अपवाद कौन है? अपवाद इसके डीलर हो सकते हैं। जो डीलर, स्वाभाविक सी बात है, डीलर पे ये बात लागू नहीं होगी, क्योंकि डीलर तो विक्रय करता है ना, अपने लिए तो रखता नहीं है। वो हथियार कोई अपने लिए थोड़ी रखे, वो तो विक्रय के लिए रखे। तो ऐसा तो है नहीं कि 2 हथियार रख के बैठ, वो जो डीलर है जो विक्रय करेगा, तो डीलरों पे लागू नहीं होती। इसके अलावा एयर राइफल क्लब होते हैं, उन पर लागू नहीं होती। एयर राइफल क्लब, जो शूटिंग क्लब कहते हैं, जिन्हें एयर राइफल क्लब के नाम से भी जाना जाता है, जहां जाके लोग बाग जो है प्रैक्टिस वगैरह करते हैं, ऐसे जो है इंदौर वगैरह में तो है शायद। तो इस तरीके के जो क्लब होते हैं, वहां पर जो लोग बाग जाके शूटिंग की प्रैक्टिस करते हैं, वहां पर भी ये बात जो है लागू नहीं होती कि 2 से अधिक, क्योंकि 2 से काम थोड़ी ना चलेगा। वहाँ कई लोग आते रहते हैं, सबको जो है वहाँ के मेंबर होते हैं, तो वहां जाके लोग प्रैक्टिस वगैरह करते हैं, तो उन लोगों पर ये बात लोग जो है ये धारा जो है लागू नहीं होती। ये क्या है? ये उसके जो है अपवाद है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसमें लिखा अभ्यास बोल के, उसमें एक चीज और लिखी 22.22 बोर राइफल। तो इसमें भी कैटेगरी भी बना दी गई, कौन सी जो है 0.22 बोर राइफल, ये बना दिया है। इसका जो भी जो है 0.22 बोर राइफल, तो ये इसके ये प्रकार होता है, एक तरीके से ये बंदूक का जो प्रकार होता है, जैसे अपन कहते हैं ना दुनाली वगैरह, तो उसका एक प्रकार है।
तो उन पर जो है ये धारा जो है लागू नहीं होती। डीलरों पे और एयर राइफल क्लब के जो सदस्य होते हैं उन पर जो है ये धारा जो है लागू नहीं होती। स्वाभाविक सी बात है कि उन पर लागू नहीं होगी, हालांकि इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा क्योंकि सिंपल है, सब जानते हैं इसमें। अब देखेंगे हम धारा 4। धारा 4 क्या कहती है? धारा 3 तो जो है आपकी समझ में आ गया कि भाई अनुज्ञप्ति की बात कहती है। धारा 4 क्या कहती है? धारा 4 भी अनुज्ञप्ति की बात कहती है। कतिपय दशाओं में विनिर्दिष्ट वर्णन के आयुधों के अर्जन और कब्जे के लिए अनुज्ञप्ति। विनिर्दिष्ट वर्णन के मतलब है जो भी स्पेशल कैटेगरी में आते हैं उनके लिए। विनिर्दिष्ट वर्णन के, विनिर्दिष्ट मतलब जो भी बताया जाए उनकी स्पेशल जो कैटेगरी होती है उसके लिए। विनिर्दिष्ट वर्णन के आयुधों के अर्जन और कब्जे के लिए अनुज्ञप्ति। और कब्जे के लिए अनुज्ञप्ति। देखिए ये भी अनुज्ञप्ति की बात कहती है, धारा 3 भी अनुज्ञप्ति की बात कहती है। ये स्पेशल कैटेगरी की बात कहती है धारा 4, बस अंतर इतना है। ये स्पेशल कैटेगरी के जो हथियार है उनके लिए अनुज्ञप्ति की बात कहती है, और धारा 3 जो है वो नॉर्मल कैटेगरी की जो अपन रखते हैं उनकी बात कहती है। बस अंतर इतना है दोनों धाराओं में। इसमें क्या है, इसमें आपको बस इतना याद रखना है कि केंद्र सरकार शासकीय राजपत्र में, कौन इसमें केंद्रीय करता है सारा काम? केंद्र सरकार शासकीय जो है राजपत्र में, देखिए नोटिफिकेशन मतलब गजट में जो है नोटिफिकेशन निकाल के राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अधिसूचना द्वारा, तो राज्य सरकार जो है शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी क्षेत्र की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, किसी क्षेत्र की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किसी क्षेत्र की परिस्थितियों को जो है ध्यान में रखते हुए लोकहित में अनुमति प्रदान कर सकती है। लोकहित में, लोकहित में क्या? विनिर्दिष्ट वर्णन के आयुधों को रखने की अनुमति प्रदान कर सकती है। तो सीधा लिख लेंगे अनुमति प्रदान कर सकती। लोकहित में अनुमति प्रदान कर सकती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर केंद्र सरकार को लगता है, देखिए परिस्थितियां हर स्टेट की, हर जगह की अलग अलग होती। कई ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ का जो है माहौल जो है ठीक नहीं रहता है, तो वहां पे अगर केंद्र सरकार को लगता है कि भाई ये नॉर्मल जो हथियार है उनसे काम चलने वाला नहीं है, अगर केंद्र सरकार को ऐसा लगता है कि मान लो जम्मू कश्मीर है या आपका और भी स्टेट है ऐसी जहाँ नक्सलाइट प्रॉब्लम है, वहाँ केंद्र सरकार को ये देखते हुए, परिस्थितियों को देखते हुए उनको ये लगता है कि बोले जो है नॉर्मल बंदूकों से, नॉर्मल हथियारों से यहाँ काम नहीं चलने वाला, लोग अपनी जो है सुरक्षा नहीं कर सकते, तो ऐसे क्षेत्रों में जो है केंद्र सरकार क्या करेगी कि नोटिफिकेशन निकालेगी, राजपत्र में अधिसूचना निकालेगी। उस अधिसूचना के द्वारा जो है केंद्र सरकार कोई अगर वो स्पेशल कोई हथियारों की अनुमति देना चाहती है, उसके लिए लाइसेंस इशू करना चाहती है तो वो कर सकती है। तो केंद्र सरकार ऐसा नोटिफिकेशन निकाल सकती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए अगर केंद्र सरकार को लगता है कि जम्मू कश्मीर राज्य है, बोले हमारा, हाँ बोले जो आपकी जो है 22 बोर वाली जो बंदूकें होती है बोले उनसे काम नहीं चलेगा, बोले वहां के नागरिकों के लिए, वहां के जो देश, वहां के जो व्यक्ति हैं उनके लिए बोले हम एक 47 का बोले लाइसेंस देना चाहते हैं। अगर केंद्र सरकार को ठीक लगता है, लोगों के हित में, लोक हित जरूरी है, तो लोक हित में अगर केंद्र सरकार को लगता है कि भैया ये जरूरी है इनके लिए, तो उसकी अनुमति अगर देना चाहे तो उसका लाइसेंस भी इशू कर सकती है। उसके लिए जो है केंद्र सरकार अगर चाहे तो लाइसेंस का जो है प्रोविजन कर सकती है। ठीक है, तो ये स्पेशल हथियारों के बारे में है। जब भी केंद्र सरकार को लगता है किसी क्षेत्र विशेष में किसी विशेष हथियार की जरूरत है, नॉर्मल हथियारों से काम नहीं चलने वाला, तो उसके लिए भी सरकार जो है लाइसेंस का प्रोविजन कर सकती है। ये बस इतना अंतर है दोनों धाराओं में। ये स्पेशल जो कैटेगरी के जो हथियार हैं उनको भी रखने की जो है केंद्र सरकार जो है अनुमति
दे सकती है किसी व्यक्ति को या किसी क्षेत्र विशेष में, लोकहित को ध्यान में रखते हुए। अब देखिए सेक्शन 5। सेक्शन 5 क्या कहता है? सेक्शन 5 कहता है आयुधों और गोला बारूद के विनिर्माण, विक्रय इत्यादि के लिए अनुज्ञप्ति। ये अनुज्ञप्ति है, ये किस चीज के लिए? ये आपके बनाने वालों के लिए, वो आपके धारण करने 4, 3 और 4 क्या थी, जो धारण करते हैं ना, उनके लिए अनुज्ञप्ति थी। और धारा 5 किसके लिए? विनिर्माण, विनिर्माण की बात कहता है। इसके अलावा अगर आप विनिर्माण करते हैं, मतलब आप हथियारों को बनाते हैं, उनके लिए बात करता है। विक्रय वगैरह वालों के लिए बात कहता है, जो डीलर होते हैं उनकी बात कहता है। विक्रय आदि लिख देते हैं, आदि। तो जो विनिर्माता है, जो बनाता है, या जो कोई फिर विक्रय करता है, यानी कि जो डीलर है, इत्यादि के लिए अनुज्ञप्ति, आदि के लिए अनुज्ञप्ति। तो ये उन लोगों के लिए अनुज्ञप्ति है जो हथियारों को या तो बनाते हैं या बेचते हैं। तो हथियार बनाने वाले और हथियार बेचने वालों के लिए अनुज्ञप्ति कितने में दे रखी? धारा 5 में दे रखी है। तो इसमें कहता है कि कोई भी व्यक्ति अनुज्ञप्ति के बिना किसी अन्य व्यक्ति को, जो विधिपूर्ण आयुध या गोला बारूद को रखने का हकदार है, विक्रय अंतरण कर सकेगा। ये इसका एक अपवाद है। पहला तो ये आप देखें कि कोई भी व्यक्ति जो है अनुज्ञप्ति के बिना ना तो हथियारों का विनिर्माण करेगा और ना ही विक्रय करेगा। ये तो कॉमन बात है, तो ऊपर से लिखा, तो इस चीज को अपन को लिखने की आवश्यकता नहीं कि अगर कोई भी व्यक्ति जो है विनिर्माण करता है हथियारों का या विक्रय करता है, तो वो अनुज्ञप्ति के बगैर ऐसा नहीं कर सकता। अगर उसके पास लाइसेंस है तो वो हथियारों को बना सकता है और उसका विक्रय कर सकता है। बगैर लाइसेंस के वो है हथियारों का विक्रय वगैरह नहीं कर सकता। लेकिन इसकी कुछ चीजें जो है, इसके अपवाद है, जो आप वो जिन पे क्वेश्चन बनते हैं। अब जो अपन बात कह रहे थे, अब देखिए इसमें पहला देखेंगे अपन इसमें कि कोई व्यक्ति अनुज्ञप्ति के बिना, देखिए कोई व्यक्ति, ये तो नॉर्मल बात हो गई कि कोई भी व्यक्ति विक्रय नहीं कर सकता बगैर जो है लाइसेंस के, विनिर्माण भी नहीं कर सकता बगैर लाइसेंस के। लेकिन एक अपवाद कह लीजिए, ये अपवाद कह लीजिए, इसको अपवाद लिख लीजिए, इसको अपवाद मान सकते हैं आप, कि कोई व्यक्ति अनुज्ञप्ति के बिना, कोई व्यक्ति अनुज्ञप्ति के बिना, मतलब उसके पास अनुज्ञप्ति नहीं है विक्रय की, उसके बाद अनुज्ञप्ति के बिना किसी अन्य व्यक्ति को, किसी अन्य व्यक्ति को जो विधिपूर्ण आयुध या गोला बारूद, जो इंपॉर्टेंट है ये, विधिपूर्ण मतलब विधिपूर्ण रूप से जो है आयुध या गोला बारूद को, या गोला बारूद को विधिपूर्ण रूप से आयुध या गोला बारूद को रखने का हकदार है, क्या कर सकता है? विक्रय कर सकता है। इसको फिर हम समझेंगे क्या कर सकता है। गोला बारूद को रखने का हकदार है, विक्रय या अंतरण कर सकेगा। अब ये क्या कह रहा है? विक्रय या अंतरण कर सकेगा। अब ये क्या बात हो गई कि पहले तो पढ़ लिया अपन ने किताब, कोई बगैर लाइसेंस के बेच नहीं सकता। दूसरा ये कहता है अपवाद इसका कि कोई भी व्यक्ति अनुज्ञप्ति के बिना किसी अन्य व्यक्ति को, जो विधिपूर्ण आयुध या गोला बारूद को रखने का हकदार है, उसको क्या कर सकता है? विक्रय या अंतरण कर सकता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है जो अपन ने पहले अभी ऊपर पढ़ा के, मान लीजिए आपके पास जो है 2019 से पहले मान लो 3 हथियार थे, उन 3 हथियारों में से अब आपके पास एक हथियार जो है एक्स्ट्रा बचता है। 2 हथियार आपने रख लिए, अब एक हथियार आपके पास जो है एक्स्ट्रा बचा है। उदाहरण है, और भी उदाहरण है उसके। तो एक हथियार जो है आपका मान लो एक्स्ट्रा बचा। अब चूंकि आप जो है उसको बेचने के तो हकदार है नहीं, आपके पास विक्रय की तो कोई अनुज्ञप्ति है नहीं कि आप उस हथियार को विक्रय कर सको। लेकिन ऐसी परिस्थिति में ऐसा व्यक्ति हथियार बेच सकता है अगर उसके पास एक्स्ट्रा हथियार था, चूंकि वैलिड था ना, एक्स्ट्रा जो हथियार है उसका विक्रय कर सकता है, उसका विक्रय कर सकता है। उसके लिए उसे लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं कि वो उसके लिए विक्रय का कोई लाइसेंस ले, तो वो ऐसे में जो है विक्रय कर सकता है। या
मान लीजिए हमारे पास हथियार है, अब हम उसको नहीं रखना चाहते, हमें उब गए कि भैया हथियार वथियार बेकार चीजें हमको नहीं रखना, लाइसेंस था अब नहीं रखना चाहते, तो ऐसे व्यक्ति जो है उनको जो है विक्रय के लिए जो है अनुज्ञप्ति लेने की आवश्यकता नहीं है। वो व्यक्ति जो है किसी अन्य व्यक्ति को जो है उसका विक्रय कर सकते हैं। लेकिन किस व्यक्ति को कर सकते हैं? जो विधिपूर्ण आयुध या गोला बारूद को रखने के लिए हकदार हो। ऐसा नहीं कि किसी को भी कर दोगे, जिस व्यक्ति के पास लाइसेंस होगा या जो व्यक्ति उसका डीलर है जो विधिपूर्ण रूप से उसको रखने का हकदार है, उसको आप उसका विक्रय कर सकते। तो किसी को भी नहीं कर सकते कि आप रास्ते से किसी को भी कोई भी आ गया कि आ जाओ, बोले मैं बेच रहा हूँ अपने हथियार, ऐसे व्यक्ति को नहीं कर सकते आप। या तो कोई दूसरा व्यक्ति जिसके पास ऑलरेडी लाइसेंस है, जैसे कई लोग क्या होता है लाइसेंस बना लेते हैं उसके बाद पुराने हथियार क्रय कर लेते हैं, पुराना हथियार थोड़ा सस्ता पड़ जाता है, तो कई लोग लाइसेंस बनवा लेते हैं और पुराने हथियार बिकते ही हैं मार्केट में, तो कई लोग पुराने हथियार भी खरीद लेते हैं। तो ऐसी बात कह रहा है कि आप मान लो आप पे ऑलरेडी ज्यादा थे हथियार, या आप अब नहीं रखना चाहते, या आप दूसरा लेना चाहते हो उसकी जगह, उसके लाइसेंस ऐसा नहीं होता कि एक हथियार ले लिया तो उसके ऊपर जो है आप उसको विक्रय कर सकते हो, दूसरा भी ले सकते हो उसी के टाइप का जो जिस तरीके का आपको लाइसेंस मिला है, तो ऐसे ही होता है। तो पुराना जो हथियार है वो आप बेच सकते हो, लेकिन बेचोगे किसे? या जो व्यक्ति उसी को बेच सकते हो जो व्यक्ति जो है अनुव्यक्ति जो आयुध या गोला बारूद को रखने के लिए क्या हो हकदार, उसी को बेच सकते हो। उसके अलावा किसी अन्य व्यक्ति को जो है आप नहीं बेच सकते। तो ये उन लोगों के लिए कह रहा है, ऐसा नहीं है कि इसके लिए फिर आपको लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ऐसा व्यक्ति जो पहले से अनुव्यक्तिधारी है किसी अन्य व्यक्ति को जो है बेच सकता है, जो अनुव्यक्तिधारी क्या कहते हैं विधिपूर्ण आयुध या गोला बारूद को रखने का हकदार है। या मान लीजिए किसी वजह से आपका कब्जा जो है विधिपूर्ण नहीं रहेगा, किसी भी एक्स वाई जेड कोई भी वजह हो सकती है, उसकी वजह से जो है आपका कब्जा विधिपूर्ण नहीं रह जाता, तो उसके लिए आपको विक्रय के लिए कोई अलग से लाइसेंस की जरूरत नहीं है। आप जो है बगैर लाइसेंस के उसी किसी अन्य व्यक्ति को बेच सकते हो। शर्त बस इतनी है कि वो व्यक्ति जिसको बेचोगे वो विधिपूर्ण आयुध या गोला बारूद रखने का हकदार होना चाहिए, ठीक है, ये इसकी शर्त है। अब देखिए आगे और क्या है इसमें। अब बात आती है कि इस तरीके का आप विक्रय तो करोगे, ये इंपॉर्टेंट तो है ही, इसके नीचे वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है इससे, कि जब आप इस तरीके का विक्रय करते हो तो किस तरीके से करोगे। तो विक्रय से पूर्व आपको क्या देनी पड़ेगी? विक्रय से पूर्व जो है अधिकारिता रखने वाले जिला मजिस्ट्रेट या निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को सूचना देनी पड़ेगी आपको, ये इसकी शर्त है। इसकी शर्त क्या है कि जब आप इस तरीके का विक्रय करते हो तो सीधा लिख देते हैं अधिकारिता रखने वाले, अधिकारिता लिख दिया तो इसका मतलब पूरा ठीक है कि भाई अधिकारिता जहां आप रहते हो वहां की अधिकारिता। तो अधिकारिता रखने वाले, अधिकारिता रखने वाले निकटतम लिखा है तो निकटतम की जरूरत नहीं है, अधिकारिता रखने वाले जिला मजिस्ट्रेट, जो भी निकट हो, जिला मजिस्ट्रेट या तो आप जिला मजिस्ट्रेट को सूचना देंगे, या जो है आप जो है या जो भी निकटतम थाना हो आपके, सीधा लिख रहा हूं मैं, थाने के भार साधक अधिकारी। किसको देनी पड़ेगी आपको सूचना? या तो आप जिला मजिस्ट्रेट को सूचना देंगे, या निकटतम जो थाना है आपका उसका भार साधक जो भी अधिकारी होगा उसको आपको थाने के भार साधक अधिकारी को क्या देनी पड़ेगी? सूचना देनी पड़ेगी कि भैया हम इस तरीके का जो है हथियारवादी बेच रहे हैं, तो उसको सूचना आपको देनी पड़ेगी। ऐसी सूचना देने के पश्चात वेट भी करना पड़ेगा, इंतजार भी करना पड़ेगा। ऐसी सूचना, ये इंपॉर्टेंट है, सूचना इस पे क्वेश्चन बनता है, देने के पश्चात मतलब बन सकता है पश्चात आपको कितने दिन का वेट करना पड़ेगा? ऐसी सूचना देने के पश्चात 45 दिनों का समय ना बीत गया हो। कितने दिनों का? 45 दिनों का समय ना बीत गया हो, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब सूचना देने के बाद लगभग 45 दिन जो है आपको क्या करना पड़ेगा? वेट करना पड़ेगा। 45 दिन का वेट इसीलिए लिखा है कि जिस किसी को, जो पुलिस वाले हो गया या आपका जो जिला मजिस्ट्रेट हो गया, जिस व्यक्ति को आप हथियार बेच रहे हो उसकी छानबीन करेंगे ये लोग। ये छानबीन करेंगे कि कहीं आप गलत आदमी के हाथ तो नहीं बेच रहे हैं हथियार, किसी गलत आदमी के हाथों में अगर आप बेच रहे हैं तो इस चीज के बारे में जो है वो क्या करेंगे, वो उसकी जो है छानबीन करेंगे और जो है देखेंगे।
तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन इसी पे बनेगा कि कितने दिन जो है, एक तो ये क्वेश्चन बनेगा कि कितने दिनों का वेट करना पड़ेगा, दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि किसको सूचना देंगे, जिला मजिस्ट्रेट और ये आपका थाने का जो है वारसाधक अधिकारी। ये दो क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं, अलग अलग बन सकते हैं, एक भी बन सकता है। तो सूचना किसको दी जाएगी, इस पे क्वेश्चन बन सकता है, और कितने दिनों का वेट करना पड़ेगा, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। ये दोनों पे क्वेश्चन आपका इस पे बन सकता है, जिला मजिस्ट्रेट और थाने का वारसाधक अधिकारी। दूसरा, समय कितना बीत जाएगा तब आप विक्रय कर पाओगे, 45 दिन बाद, सूचना देने के 45 दिन बाद आप विक्रय कर पाओगे। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन इस पे जो है बन सकते हैं, महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। छठवा और देखिए इसका सेक्शन 6 और देख लीजिए, सेक्शन 6 क्या कहता है। 6 सिंपल है। 6 कहता है, 6 का जो है आपको जो है हेडिंग याद रखना है, हेडिंग याद रखेंगे काम चलेगा इसमें। ये कहता है नाल के छोटा किए जाने या नकली अग्नायुध को अग्नायुध में परिवर्तित करने के लिए अनुज्ञप्ति। ये क्या कह रहा है, नाल के छोटा किए जाने या नकली अग्नायुध को नकली अग्नायुध को नकली अग्नायुध को अग्नायुध में परिवर्तित करने के लिए अनुज्ञप्ति को असली, सीधा लिखने को अग्नायुध में परिवर्तित करने के लिए अनुज्ञप्ति। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि अगर आप नाल को छोटा करते हैं किसी भी प्रकार से, अगर आप नाल छोटी करना चाहते हैं उसकी, या आप जो है नाल छोटी करना चाहते हैं, या जो नकली अग्नायुध है उसको असली में बदलना चाहते हैं, तो वो भी, उसके लिए भी आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। बगैर लाइसेंस के आप जो है नकली अग्नायुध को जो है असली में नहीं बदल सकते, या जो नाल है उसकी जो है लंबाई को घटा बढ़ा नहीं सकते। उस अगर आप इस तरीके का करना चाहते हैं तो उसके लिए भी जो है आपको काय की आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए भी जो है आपको लाइसेंस की जो है आवश्यकता पड़ेगी। तो नकली अग्नायुध का अर्थ क्या है, अब इसमें नकली अग्नायुध का अर्थ भी आता है। ये तो सिंपल हो गया, ये जो हेडिंग है इतनी पर्याप्त है पहले तो, कि अगर आप किसी की जो है हथियार की नाल को छोटा बड़ा करना चाहते हैं, बड़ा तो नहीं होती, छोटा करना चाहते हैं अगर उसकी नाल को, या जो नकली हथियार था उसको असली में बदलना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। बगैर लाइसेंस के आप ये सारे काम नहीं कर सकते। ठीक है, कि किसी भी दुकान पे गए सुधारवाने वाली और उसने काट दी आपकी नाल, मतलब हथियार की, और छोटी कर दी, ऐसा नहीं हो सकता। उसके लिए अगर उसके पास लाइसेंस है तो ही कर पाएंगे, बगैर लाइसेंस की ये नहीं किया जा सकता। अब बात आती कि भाई नकली अग्नायुध होता क्या है। नकली अग्नायुध का अर्थ में भी क्वेश्चन बन जाता है, कोई भी चीज जो अग्नायुध जैसी प्रतीत होती है। देखिए, नकली अग्नायुध की परिभाषा कहती है कोई भी अग्नायुध जो अग्नायुध जैसा प्रतीत होता है या दिखता है। ये कह लीजिए कि कोई भी जो हथियार है या कोई भी अग्नायुध है जो असली के जैसा दिखता है, वो नकली अग्नायुध की जो है श्रेणी में आता है। भले ही वह छर्रा गोली छोड़ने योग्य हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उससे गोलियां छोड़ी जा सकती हैं या नहीं छोड़ी जा सकती हैं। नकली का मतलब सीधा सीधा ये है कि जो असली हथियार के जैसा जो भी हथियार दिखता है, जो भी अग्नायुध असली के जैसा दिखता है, वो नकली की श्रेणी में आता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो हथियार जो है गोलियां छोड़ पाता है कि नहीं छोड़ पाता है। उदाहरण के लिए कोई भी खिलौना अगर है, आजकल जो विदेशी कंपनियां हैं या चाइनीज जो खिलौने आते हैं, असली जैसे जो है राइफलें आती हैं, तो वो नकली के अंतर्गत आएंगी। इसके अलावा कुछ राइफलें और भी आती हैं जिसमें कहते हैं कि इसकी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है, आप घर पे रखिए सुरक्षा के लिए, हालांकि तो वो नकली की श्रेणी में ही आती है, जिसमें जो है छर्रा डलते हैं और वो देखने में बिल्कुल जो है कैसी लगती हैं, ओरिजिनल लगती है। हालांकि उनकी कीमत भी काफी होती है, 20-20 हजार की आती है वो। नकली आजकल आने लगी, बिल्कुल असली के जैसे दिखती हैं वो, उसमें छर्रे लगते हैं और शायद कोई गैस के साथ वो करती हैं। तो वो सारी चीजें जो कुल मिला के असली के जैसी दिखती हैं, वो आपकी क्या कहलाएंगी, वो आपकी नकली जो है अग्नायुध की जो है श्रेणी में आएंगे। तो ये आपको जो है इतना ही आज रहने दीजिए, इतना 7-6 तक, बाकी जो 7 है वो जो है अपन कल देखेंगे। हालांकि 7 में कुछ नहीं है, 7 जो है कल देखेंगे, और फिर पहचान चिन्ह वगैरह है वो आगे देखेंगे। इनको भी पढ़ते जाइए, इसका भी मैं टेस्ट लूंगा, ठीक है, इसको भी पढ़ते जाइए और इनको नोट करते जाइए। परीक्षा में ये सारे जितने फैक्ट बता रहे हैं इनसे बाहर कोई क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा, ठीक है, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा आपका। जो फैक्ट है इन्हीं पे क्वेश्चन, फैक्टों पे ही क्वेश्चन बनते हैं, और ये जितने अपन उन्होंने बताए हैं
इनके अलावा जो है कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। और आप उठा के देख लें, अगर आपको देखना हो कहीं भी जिसने भी बनाए होंगे क्वेश्चन, इनसे बाहर नहीं बनते क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट हैं, इन पर क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इनको याद करते रहिएगा। चलिए।